जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लासेस थी वो थी आपातकालीन उपबंध, और आज ये हमारी सेकंड क्लास होगी इसकी। कल हमने क्या पढ़ लिया था? तो कल हमने पढ़ लिया था हमारे जो राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगता है। तो बाहरी आक्रमण, युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति शासन। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। समय, कहते हैं जीवन में पैसा और समय, हम सब लोग प्राथमिकता देते हैं। जितनी इम्पोर्टेंस आपकी पैसे की है, मतलब कि पैसे की है, और उतनी इम्पोर्टेंस आपकी समय की भी होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये पैसा दोबारा दोबारा मिल जाता है, लेकिन आपका समय जो होता है, जो अभी चल रहा है, वो कभी लौट के नहीं आता। तो आपके जीवन में हमेशा पैसे की अहमियत ना देके, ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल भी कि पैसे को अहमियत मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप समय अपना वैसे ही व्यर्थ कर दें। इसको, इस समय को अपने पूरे, जो भी आप संभव प्रयास करते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, वो संभव प्रयास करिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आगे। ओ, आप लोगों के लिए हमारे जो टेक्निकल भैया हैं, तरुण भाई, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए लिख के लाते हैं। तो आज मैं देखता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। मेरी असफलताओं में मेरा साथ देने वालों, मेरी असफलताओं में मेरा साथ देने वालों, मेरी सफलताएं सदैव तुम्हारी ऋणी रहेगी। कि मेरी सफलताएं सदैव तुम्हारी ऋणी रहेंगी। तो ये हर उस दोस्त के लिए, हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए हो सकता है जो आपके प्रिपरेशन में या किसी भी काम में आप लोग कर रहे हैं, जो आपके हमेशा निरंतर साथ बने हुए हैं। उसमें मेरे साथ भी बन सकते हैं आप लोगों, और जो भी आपके बड़े बहन भाई हैं वो जो आपका साथ दे रहे हैं, तो उनको जब आप सफल सफल हो जाते हैं, तो सदैव उनका ऋणी मानिए कि ये हमारी कहीं ना कहीं सफलता में हमारे साथ थे, हमारे साथ निरंतर बने हुए थे। तो ये आज इस पैराग्राफ का, इस 4 लाइन का यही अर्थ है कि हमेशा, और निगेटिविटी से हमेशा दूर रहें, पॉजिटिविटी को अपनाएं हमेशा। तो इसका यही अर्थ होता है कि सदैव आप उनका आभार माने या आभार व्यक्त करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। तो हमने क्या पढ़ लिया था कल? तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लिया। तो आज हमारी जो सेकंड क्लास होगी वो होगी राष्ट्रपति शासन से। अ, एक सेकेंड। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल कौन सा होंगे इसमें? तो आर्टिकल 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लगता कैसे है और क्यों लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि यहाँ पर पीएम एंड कैबिनेट, पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंडेशन करती हैं या सिफारिश करती हैं। सिफारिश किसको करेंगे? तो राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति को। आपको पता है ये वर्ड जो है कैबिनेट, इस वर्ड को पहले नहीं था। ये जो हमारा मंत्रिपरिषद होती है, ये पहले नहीं था संविधान। इसको 44वां संविधान संशोधन और 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने इसको ऐड ऑन किया था। किसको ऐड ऑन किया था? तो कैबिनेट शब्द को, यानी कि मंत्रिपरिषद जो वर्ड था। अब हम कहाँ पे थे? तो पीएम एंड कैबिनेट सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं। अनाउंस, अनाउंस कर देंगे। और लगभग, लगभग क्या एग्जैक्ट मतलब, 2 मंथ के लिए, 2 मंथ्स,
2 मंथ्स के लिए अध्यादेश जारी हो जाता है। उसके बाद में फिर कहाँ पे बिल पेश होता है? तो पार्लियामेंट, संसद में। संसद में सिंपल मेजोरिटी के साथ, यानी कि साधारण बहुमत के साथ अगर ये पास हो जाता है तो कितने से? साधारण या सिंपल मेजोरिटी, साधारण साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से ये पास हो जाता है। और उसके बाद में कितने दिन के लग जाता है? तो ये 6 मंथ। कितने टाइम के लिए? तो 6 मंथ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये हमेशा याद रखें। ये पूछ लिया जाता है आर्टिकल्स कि राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में है। तो पीएम कैबिनेट सिफारिश और राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे 2 महीने के लिए, फिर उसके बाद में संसद में बिल पेश होता है तो साधारण बहुमत के साथ 6 महीने के लिए। अधिकतम ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है। तो अधिकतम कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितना समय? 3 वर्ष। अगर हम बात करें, ये सिर्फ 3 महीने तक, ओ सॉरी 3 वर्ष तक लग सकता है। जैसे 6 महीने के लगे, उसके बाद में अधिकतम 3 वर्ष के लिए। लेकिन अगर मैंने आपको बात करी थी जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की, वो कितने समय के लिए लगा जा सकता? तो वो अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद में बात करें, पंजाब। क्या है जी? पंजाब। पंजाब में कितने साल के लिए लगा था? 5 वर्ष। और कब शुरू हुआ था? लगभग 1983 से लेके, और 1982 से लेके लगभग 1987-88 तक इसमें लगा था। तब आपको पता होगा कि उस समय पे एक भिंडरे वाला थे, उन्होंने क्या किया था? स्वर्ण मंदिर पे जो कब्जा कर रखा था। और उसी के लिए जब इंदिरा गांधी सरकार ने कौन सा वो चलाया था अभियान? तो ब्लू स्टार अभियान, जिसमें अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसको, उसके तहत उसको बचाया गया था। और कौन सा, तब कितने साल का लगा था? हम सिर्फ इस चीज को जानेंगे कि उस समय पे कौन राष्ट्रपति शासन कितने साल के लगा था पंजाब में? तो लगभग 5 वर्ष के लिए उसी समय से। लेकिन अधिकतम कितने, कितना है इसका? 3 वर्ष। और सबसे पहले भी कहाँ पे लगता है? सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कहाँ पर लगाते राष्ट्रपति शासन? तो वो भी पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब। पंजाब कब लगा था? 1951 में। 1990, सॉरी 1951। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है? सबसे ज्यादा बार यहीं पर, सबसे ज्यादा बार, तो वो होगा यूपी, यानी अपना उत्तर प्रदेश। कितनी बार लगा है? लगभग 10 बार। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ पे है? तो पंजाब में। और सबसे ज्यादा बार बात करें तो कहाँ पे? यूपी, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके प्रभाव, कि इसके प्रभाव कैसे हैं। तो मैंने आपको सारी चीज बताई वो, कि कैसे लगता है, कौन रिकमेंडेशन करते हैं। तो इसके प्रभाव भी तो कुछ होते होंगे। प्रभाव, प्रभाव, अगर हम बात करें जैसे, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या होता है? वहां पर किसका कंट्रोल हो जाता है? तो जो राज्यपाल हैं, अ, और वहां के जो सचिव हैं, और एक राष्ट्रपति जो उनका सलाहकार होगा,
उनके द्वारा वहां पर शासन किया जाता है। तो किसका प्रभाव अगर मैं बात करूं, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको सिफारिश कौन करेंगे इसकी, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तो राज्यपाल। राज्यपाल किसको करते हैं, तो केंद्र सरकार को। मुझे पहले ही बताना था ये आपको, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार यानी कि पीएम कैबिनेट किसको करती है, तो उस उनको, प्रेसिडेंट साहब को। अब बात करते हैं हम यहां पर किसकी, तो प्रभाव की। जैसे जब राष्ट्रपति शासन शासन राज्य में लगता है, तब राज्यपाल और राज्य के सचिव सचिव व एक सलाहकार, कौन, सलाहकार, इनकी इनको कौन सलाह नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो ये शासन करेंगे कहां पर, राष्ट्रपति के नाम से राज्य पर। किसके नाम से, तो राष्ट्रपति के नाम से राज्य पर शासन करता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो राज्य की क्या, मंत्रिपरिषद या विधानसभा, राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। तो जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि कोई भी राज्य सरकार है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी कानून का उल्लंघन कर रही है, कानून के तहत नहीं चल रही है, तो रिकमेंडेशन कौन करते हैं, सिफारिश किससे करते हैं, राज्यपाल। तो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार किसको, पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंडेशन कर दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर उसको संसद में पेश करते हैं, सिंपल मेजोरिटी के साथ में बिल पास हो जाता है। तो 6 महीने अधिकतम 3 वर्ष। अपवाद में कौन है, तो पंजाब राज्य, और सबसे ज्यादा कौन है, कहाँ पे लगा है, तो यूपी में। तो आपको ये, इसके बाद में हम बात कर देते हैं, अगर किसी बिल, यानी कि अगर जैसे और बजट और विधेयक या बिल, तो कौन कानून बनाएंगे इन पर, विधेयक कौन पारित करते हैं, ये पारित कौन करेंगे, संसद पारित करेगी। कौन पारित, बजट और विधेयक कौन पारित करेगी, तो संसद पारित करेगी। तब तब अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, विधान परिषद को निलंबित या विघटित किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी जो राष्ट्रपति शासन के लिए 356 के तहत क्या क्या हो सकता है, तो राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल। क्या है जी, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल कौन सा है, तो 360, 360 के तहत जो इसमें परिभाषा और वो दी गई है सारी, 300 आर्टिकल 360 में दी गई है। क्या बताया इसमें, तो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी।
आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल की बात कर ले, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लेंगे। आर्टिकल 360। 360 सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि कैसे लगाया जाता है। इसके लिए रिकमेंडेशन कौन करेगी? हर चीज में मतलब रिकमेंडेशन कौन करेगी? तो पीएम एंड कैबिनेट। सॉरी, तो सबसे पहले पीएम एंड कैबिनेट। पीएम एंड कैबिनेट किसको रिकमेंडेशन करिए, सिफारिश किसको कर दिया? तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। इसके बाद में राष्ट्रपति अनाउंस कर देते हैं, अनाउंस कर देंगे। उसके बाद में कितने महीने के लिए लगेगा? तो 2 मंथ, 2 मंथ्स। उसके बाद में संसद में, संसद में पेश किया जाता है। संसद में पेश करने के बाद में पहले क्या होता था, ये पास हो जाता है किससे? सिंपल मेजोरिटी से। किससे? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल या साधारण बहुमत बोले हम। इसके बाद में इसको हटाकर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने सिंपल मेजोरिटी को हटाकर इसमें क्या ऐड कर दिया था? तो इसमें कर दिया था, अगर हम बात करते हैं तो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत वही हाफ प्लस वन और प्रेजेंट मेंबर का 2/3 सदस्य हस्ताक्षर किए होने चाहिए। तो कब हुई थी ये? तो आपको पता होना चाहिए, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ये कब हुआ था विशेष बहुमत का? तो ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन। उसके बाद में अगर यहाँ से पास हो जाता है तब उसके बाद में कितने महीने के लगता है? तो 6 मंथ, 6 मंथ। अगर संसद चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें राष्ट्रपति शासन में सिर्फ अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसको एक ही बार में, एक बार में ही संसद अनिश्चित काल के लिए लगा सकती है। कितना कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी तक भी लगा सकती है, जब तक इसकी फाइनेंशियल, किसी भी हमारे देश की जब तक फाइनेंशियल स्थिति नहीं सुधर जाती तब तक इसको लगाया जा सकता है। तो एक बार में ही अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। अभी तक हमारे देश में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ऐसी एक बार नौबत आई थी। कब नौबत आई थी? तो वो आई थी सन 1991 में। उस समय पे किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस, पीवी नरसिम्हा राव उस समय पे पीएम थे। स्थिति बनी थी, स्थिति बनी थी उस समय, स्थिति बनी
क्योंकि हमारे पास में फॉरेन रिजर्व बिल्कुल भी चीज़ें खरीदने के लिए नहीं बचा था। तो उस समय पे ऐसा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली। इसमें क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके जो सैलरी वेतन भत्ते जो होते हैं उनमें कटौती कर दी जाती है। स्थिति बनी थी, कब बनी थी? तो 1991 में। पीएम कौन थे उस समय? पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे उस समय पे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये हमारे 2 कार्यकाल के पीएम भी बने थे। कब से? 2005 के बाद। और इन्होंने 2012 तक हमारे देश के पीएम भी रहे। लेकिन उससे पहले कौन थे ये जी? फाइनेंशियल मिनिस्टर। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय स्थिति कब बनी थी फाइनेंशियल इमरजेंसी की? तो 1991 में। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये लेकर आए थे एलपीजी। क्या लेकर आए थे? एलपीजी। एलपीजी। एलपीजी वो नहीं, आपके घरों में जो गैस चलती है जिससे खाना पकता है, वो चीज नहीं है ये। कभी आप लोग समझो कि हाँ एलपीजी वो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, थर्ड इज वैश्वीकरण। थर्ड इज वैश्वीकरण। 1991 से पहले हमारे देश में सिर्फ सरकारी कंपनी हुआ करती थी। पहले प्राइवेटाइजेशन का नहीं था। लेकिन जब हमारी फाइनेंशियल स्थिति खराब हुई तो उसके बाद में निजी यानी कि प्राइवेटाइजेशन होता है। उसके बाद में बाहरी जो कंपनी है उनको निमंत्रण दिया जाता है कि भाई चलिए आइए हमारे देश में आप कंपनी खोलिए। और तब से ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो हमारे देश में लागू हुआ। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने ये सारी चीज आपको बताई कि अगर ये जो जो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो कौन रिकमेंडेशन करती है? तो पीएम एंड कैबिनेट। और किसको करेंगे? तो सबसे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनाउंसमेंट करते हैं 2 मंथ के लिए है। उसके बाद में संसद में बिल पहुंचता है। अगर संसद में पहले क्या था, सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो गया। फिर उसके बाद में आता है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को क्या हुआ कि इसको बदल के सिंपल मेजोरिटी के साथ में इसमें कर दिया विशेष बहुमत के साथ। इसको विशेष बहुमत के साथ पास करना होगा और फिर उसके बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी। और इसमें जैसे आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे कि भी राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल में 19 और 20 नहीं 19 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका स्वतः ही 359 आर्टिकल 359 के तहत निलंबित हो जाता है। लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं होता। तो ऐसा ही इसमें है, 20 और 21 निलंबित नहीं होते। निलंबित नहीं होते कौन से आर्टिकल? तो 20 और 21, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने तीनों इमरजेंसीज के बारे में पढ़ा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, कहीं ना कहीं ये पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं उन्हें हमेशा आप लोग याद रखें। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी कल, हम लेकर आएंगे क्या क्या पढ़ने वाले? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल का, जो हम इसको कवर करेंगे।
आर्टिकल 368 के तहत कैसे संविधान संशोधन होता है, ये सारी चीज़ हम कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। तो हमेशा मैं लास्ट में ये बोलता हूँ कि क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी छोटे बड़े बहन भाई हैं उनको हमेशा बताइए कि भैया आप यहाँ से आके तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हमारा जो भी क्लास SSGD के लिए और भी किसी भी कोई तैयारी कर रहा तो उसके लिए भी ये क्लास आप ले सकते हैं, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई लिए कोई कॉस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना। तो आप मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।